हेलो दोस्तों। तो आज बहुत दिनों के बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इजराइल वर्सेस ईरान वॉर। अब इजराइल वर्सेस ईरान वॉर पर इंडिया का जो स्टैंड है वो क्या है या साफ नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत ही खास चीज रहती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत खास बात होती है कि इंटरनेशनल रिलेशन केवल दो देशों के स्टेट हेड ऑफ स्टेट के बीच में ही केवल नहीं रहते हैं। हेड ऑफ स्टेट के बीच में नहीं रहते। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। आप सभी ने बैक चैनल टॉक का नाम तो सुना ही होगा। बैक चैनल टॉक्स भी होती है। हमारे किसी भी देश के साथ कैसे संबंध है, किसी देश के साथ अच्छे हैं, किसी देश के साथ बुरे हैं। अब ईरान वर्सेस इजराइल, यूएस और ईरान, ये तीन देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। हमारे इजराइल से भी अच्छे संबंध है, ईरान से भी अच्छे संबंध है और यूएस से भी अच्छे संबंध है। हमारा बहुत ज्यादा जो इंपोर्ट होता है वो यूएस से होता है। अब यूएस अगर डॉलर पर सैंक्शंस लगा देता है तो परचेज करने में कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स हमें बहुत दिक्कत होती है इंटरनेशनल लेवल पर। इसीलिए कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में तीन चीजों पर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लेकिन मेन जो फंडा है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। अब हमारे इजराइल से कैसे संबंध रहेंगे, ईरान से कैसे रहेंगे और यूएस से कैसे रहेंगे। इस वॉर में हमारी गवर्नमेंट खुलकर ना ईरान को सपोर्ट कर रही है, ना ही इजराइल को सपोर्ट कर रही है और ना ही यूएस को सपोर्ट कर रही है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा वॉर को अवॉइड करने की कोशिश करता है, या किसी भी देश के साथ संबंध हमारे खराब ना हो। ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला, हेड ऑफ स्टेट। ये किसी भी देश का जो मेन पॉलिसी होता है वो हेड ऑफ स्टेट के बीच में होता है। जब दो देश के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर या जो भी डिक्टेटर्स हैं, राजा हैं, उनके बीच में डिपेंड होता है कि उनसे आपस में कैसे संबंध है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के बराक ओबामा से बहुत अच्छे संबंध थे। फर्स्ट टर्म में प्रधानमंत्री मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे संबंध थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतन्याहू से बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन कई जगह पर मान लीजिए कि जब वॉर होती है दो दोस्तों के बीच में, यहाँ तो तीन दोस्त कंट्रीज हैं। ईरान भी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ईरान से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ईरान का जैसे चाबहार पोर्ट हम इंडियंस ही डेवलप कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले निकट भविष्य में किसी भी तरह से हमारी किसी भी देश के साथ दुश्मनी हो या ऐसा संबंध हो जो आगे जाके हमारी इकोनॉमी को या सोशल स्ट्रक्चर को दिक्कत कर सकते हैं। इसीलिए जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो जो हेड ऑफ स्टेट होता है या सिलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ऐसी सिचुएशन से बचने का प्रयास करती है। अब वो बचेगी कैसे? देखिए, किसी भी देश के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो तीन आधारों पर होते हैं। पहला तो जब हेड ऑफ स्टेट्स आपस में मिलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी या प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपस में दोनों देशों के मिल रहे, दोनों के बीच में डील्स हो, दोनों के बीच में आवागमन हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, व्यापार खुले, या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर मानवीय आधारों पर हम एक दूसरे की मदद करें। दूसरा क्या होता है? जब किसी देश के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स व्यक्ति जैसे टीचर्स हो गए और एक्टर्स हो गए, या वो सभी व्यक्ति जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ रखते हैं, उनका आपस में योगदान होता है, आपस में मीटिंग होती है, मिलते हैं, आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर बात होती है, एक दूसरे के देश में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बात की जाती है, और ताकि अच्छे रिलेशन बने। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब अटल परमाणु परीक्षण हुआ था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी एक समझौता एक्सप्रेस लेकर भारत से गए थे, जिसमें बहुत सारे सिंगर्स थे, एक्टर्स थे, बिजनेसमैन थे और इंटेलेक्चुअल्स बोल सकते हैं जो समृद्ध
को अगर मैं शिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्तियों से बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो सभी पाकिस्तान गए, वहां के एक्टर्स से मिले, क्रिकेटर से मिले, वहां पर कॉमन मैन से मिले और उनके बीच में आपस में समझौता हुआ कि एक दूसरे की संप्रभुता को हानि नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि पाकिस्तान जैसे चुरवा देश हाँ कभी भी किसी समझौते को नहीं मानता है, क्योंकि वहां पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस डिसाइड करती है वो वहां की आर्मी डिसाइड करती है, वहां की सिविलियन गवर्नमेंट के हाथों में पावर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल गवर्नमेंट के हाथों में ही पावर नहीं है, सभी के हाथों में पावर है। और तीसरा जो इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है P2P। P2P क्या है? पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। जब एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ एक इमोशनल फीलिंग के साथ जुड़े रहते हैं। इमोशनल फीलिंग जैसे ईरान के साथ वॉर चल रही है, तो ईरान के साथ वॉर में भारत के जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम व्यक्ति हैं, जो मुस्लिम आबादी है, वो एक इमोशनल अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम भ्रातृत्व बंधुत्व की भावना है कि ये हमारे मुस्लिम भाई हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ईरान को सपोर्ट कर रहा है तो वो देशद्रोही है। ये ही जब सारे चैनल, सारी डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो ये ही पीपल टू पीपल कांटेक्ट किसी देश की डिप्लोमेसी को, इंटरनेशनल रिलेशन को एक वो प्रदान करते हैं, बेस प्रदान करते हैं। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब किसी स्टेट में जाते हैं तो वहां पर लोगों के जो कपड़े हैं, पहनावा है, उसको पहनते हैं। जैसे पंजाब में जाएंगे तो पग धारण करेंगे, आसाम में जाएंगे तो वहां का लोकल कपड़ा धारण करेंगे ताकि वो अपने आप को आम जनता से कनेक्ट कर पाए। अब यहां पर भी यही हो रहा है कि भारत के तीनों दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। भारत किसी एक पक्ष का साथ अगर देगा तो हमारे ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही ज्यादा नुकसान देगा। कि वॉर का क्या परिणाम निकलेगा ये किसी को नहीं पता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये किसी को नहीं पता है। लेकिन आज की डेट में पूरा भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सभी ये बात जानते हैं कि ईरान पर जो अटैक हुआ है, जिसमें उसकी सारी टॉप लीडरशिप मारी गई है, ये गलत है। इसीलिए सभी लोग, आम जनता ईरान को इमोशनली सपोर्ट कर रही है। इमोशनली सपोर्ट करने का मतलब है कि सबकी भावनाएं सब अंदर से जानते हैं कि ईरान के साथ गलत हो रहा है। अब कुछ इसमें हिंदू मुस्लिम देखेंगे, जैसे हमारे मुसलमान भाई हैं, वो इसमें केवल इसलिए इमोशनली अटैच है। क्यों? क्योंकि ईरान एक शिया बाहुल्य देश है जो मुसलमानों का नेतृत्व कर रहा है, जो अपनी कल्चर को, सभ्यता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और इजराइल अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है। अगर सभी मुस्लिम कंट्रीज आपस में जुड़कर इजराइल पर अटैक कर देंगे तो इजराइल खत्म हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इजराइल अपने एग्जिस्टेंस के लिए एटम बम का यूज करेगा और वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इस चीज पर किसी भी तरह से स्टैंड लेने से थोड़ा सा हट रही है। इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस केवल हेड ऑफ स्टेट के बीच में नहीं होते हैं, वो होते हैं आम जनता के बीच में, एक्टर्स के बीच में, डिप्लोमेट्स के बीच में, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, जहां पर इमोशनल फीलिंग, एजुकेशनल फीलिंग और सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। अब जैसे ईरान वॉर में, ईरान एक कमजोर देश है इकोनॉमी के नजरिए से, उसके पास मिसाइल पावर बहुत तगड़ी थी। लेकिन जब ईरान पर अटैक हुआ तो सभी लोगों ने, सभी मुस्लिम भाइयों ने एकजुट होकर ईरान के लिए पैसे इकट्ठा करे, ईरान के लिए सहानुभूति दर्शाई। और अमेरिका और इजराइल ने जो अटैक किया है, जो B2 बॉम्बर्स का यूज किया है, जो बड़े बड़े बंकर बस्टर्स बम का यूज किया है, उसकी आलोचना की है। और ये बात ईरानियन एम्बेसडर्स ने भी यहाँ देखी होगी कि भारत की जो आम जनता है वो इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं है, ईरान के साथ है। ईरान की एग्जिस्टेंस की लड़ाई, ईरान के बदले और प्रतिशोध की लड़ाई का साथ दे रही है। और ये ही जो बैक चैनल टॉक है, जो थर्ड पिलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, डिप्लोमेसी का है, जो थर्ड चैनल। हालांकि हेड ऑफ स्टेट्स के जो रिलेशंस होते हैं किसी देश के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो आम जनता का जो रिलेशन है
किसी देश के साथ, किसी देश के कल्चर के साथ, ये कल्चरल जो यूनिटी होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल भी आज तक वॉर ऑफ हाइफा को एक्नॉलेज करता है। वॉर ऑफ हाइफा क्या है? जब वर्ल्ड वॉर के समय में हाइफा में युद्ध चल रहा था और हाइफा लगभग तुर्कमान एम्पायर के सामने झुक गया था, तो कुछ इंडियन सोल्जर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे, उन्होंने हाइफा को बचाने के लिए अमूल्य बलिदान दिया था और बहुत ही शौर्य का प्रदर्शन किया था। आज भी उसे हाइफा डे के नाम से जाना जाता है और इजराइल आज भी भारत के उस जो समर्थन था, जो समर्पण की भावना थी, जो शौर्य का परिचय था, उसको एक्नॉलेज करता है और आज भी भारत को हर अलग मतलब कठिन परिस्थितियों में भारत को हथियार देता है, टेक्नोलॉजी देता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इजराइल की टेक्नोलॉजी का यूज किया। 71 की वॉर में हथियारों को इजराइल ने हमें दिया, 47 की वॉर में, 99 की वॉर में। इजराइल और फ्रांस दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ बिना शर्त समर्थन देते हैं कि उनको भारत से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भारत के लिए जो उनका दोस्ती है वो हमेशा ही स्टैंड करता है। और यूएसए, किसी भी देश का यूएसए के साथ, भारत जैसे देश के लिए यूएसए का साथ बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी सबसे तगड़ी है और यूएस के पास ही सारे टेक्नोलॉजिकल हब्स हैं। यूएस का ही इन्वेस्टमेंट ज्यादातर किसी देश को ताकतवर और मजबूत बनाता है। डॉलर, आप जानते हैं, डॉलर पर अगर सैंक्शन लग जाते हैं किसी देश पर, कि सैंक्शंस का मतलब होता है कि कोई भी देश अब इंटरनेशनल परचेजिंग के लिए, प्रोडक्ट्स को खरीदने और बेचने के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसीलिए भारत कोशिश कर रहा है किसी भी तरह से डी डॉलराइजेशन। भारत जैसे ब्रिक्स कंट्रीज ने क्या कोशिश करी है कि अपनी एक ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने के लिए, ताकि डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सारे पाकिस्तानियों को जब भारत से बाहर भेजा जा रहा था, तब भी कुछ पाकिस्तानी ऐसे थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिनको भारत की सुप्रीम कोर्ट या भारत की न्याय व्यवस्था ने मानवीय आधारों पर भारत में रहने के लिए परमिशन दी थी। क्यों? क्योंकि ये ही जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जो रोटी बेटी का संबंध होता है किसी देश के साथ, वो कठिन वक्त में सबसे तगड़ा, सबसे जोरदार और सबसे मजबूत हथियार बनकर उभर के आता है। अब जैसे पूरी दुनिया में तेल क्राइसिस आ रहे हैं, अब ईरान किसी को भी बिना टोल के वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने नहीं दे रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने नहीं दे रहा है तो पूरी दुनिया में तेल के लिए वो ही सबसे छोटा रास्ता माना जाता है। और भी रास्ते हैं, जैसे अटलांटिक से होते हुए आप केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका को के दक्षिणी किनारे को क्रॉस करके अरेबियन सी से होते हुए भारत तक आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगा रास्ता पड़ेगा। हमेशा व्यापार के लिए छोटे रास्तों की खोज की जाती है, जैसे बाब एल मंडेब भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ कर्च है, अलग अलग स्ट्रेट्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है व्यापार के लिए। अब ईरान ने क्या किया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है सभी देशों के लिए, केवल एक्सेप्शन दिया है रशिया और चाइना को। इन दोनों देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, क्योंकि ये दोनों की इकोनॉमी बहुत तगड़ी और ये यूएस पर डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए चाइना और रशिया ने मतलब पूरे तरीके से समर्थन दे रखा है। अब इन दोनों को तो छोड़ रखा है, लेकिन भारत से इतने अच्छे संबंध थे भी नहीं और खराब भी नहीं थे, क्योंकि हम हमेशा से न्यूट्रल की पॉलिसी, नाम की पॉलिसी, मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम किसी भी देश के साथ नहीं रहते हैं और किसी भी देश के विरुद्ध नहीं रहते हैं। हम हमेशा आम जनता के हितों की रक्षा के लिए ही स्टैंड लेते हैं। इसीलिए यहां पर जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट के तहत इंटरनेशनल रिलेशंस की सबसे मजबूत पिलर का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से उसको दबाने की कोशिश नहीं की, ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं और हम किसी मुस्लिम कंट्री का सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध धर्म के आधार पर नहीं होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पर होते हैं। आम जनता का हित किस में है? अब ईरानियन डिप्लोमेट्स ने, एम्बेसडर्स ने भारत की जनता के ये भावुक संदेशों को देखा कि कैसे भारत की आम जनता हमारा सपोर्ट कर रही है इस युद्ध में। तब उन्होंने
तेल टैंकर्स को भारत के लिए छोड़ा। अब ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट्स ने उन तेल टैंकरों को छुड़ाने के लिए कुछ टोल भी दिया हो, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने इतना रियायत दी है तो हमको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि केवल हेड ऑफ स्टेट के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे संबंध होते हैं। जैसे नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है। रोटी बेटी का संबंध मतलब हमारे देश की बेटियां वहां शादी करती हैं और उनके देश की बेटियां यहां शादी करती हैं। एक कल्चरल यूनिटी बनती है, दोनों के कल्चर्स आपस में मिलते हैं, तो एक संबंध, एक इनविजिबल बॉन्डिंग बनती है। यहाँ पाकिस्तानी लड़कियां भी यहाँ सब शादी करती हैं और यहाँ की लड़कियां भी पाकिस्तान में शादी करती हैं। जैसे सानिया मिर्जा मैडम शादी करके वहां गई थी, सीमा हैदर मैडम यहाँ शादी करके आई और वहां के एक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं और कुछ लोग वहां भी काम करते हैं। इसमें स्पाइंग को नहीं जोड़ सकते। स्पाइंग किसी भी कंडीशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? आप अगर अपनी मातृभूमि के साथ ईमानदार नहीं रह सकते हैं तो आप किसी के साथ ईमानदार नहीं रह सकते हैं। जैसा कि भगवान राम ने अयोध्या को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगर मुझे स्वर्ग का साम्राज्य भी मिले तब भी मैं अपनी जन्मभूमि को छोड़ूंगा नहीं। ये इस जन्मभूमि का जो स्थान है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। इसीलिए अपनी मातृभूमि, अपने देश के साथ गद्दारी किसी भी कंडीशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोगों ने ईरान के लिए अपनी भावनाएं जताई हैं, ये गद्दारी की श्रेणी में नहीं आता है। ये आता है इंटरनेशनल रिलेशंस या डिप्लोमेसी के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के तहत। किसी भी कठिन वक्त में ये ही किसी भी देश का सबसे मजबूत हथियार होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाते हैं और बोलते हैं कि यहां से मेरा एक भावपूर्ण संबंध है, मैं अपने इस काल में या मेरे कुछ मित्र इस काल में यहाँ पर अपना जीवन का अमूल्य समय बिताया है और यहाँ के लोगों से मेरा एक संबंध है, यहाँ से मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूं। यही होता है पीपल टू पीपल कांटेक्ट। चलिए, धन्यवाद।